हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर। हम स्टार्ट कर चुके थे, एक लेक्चर हो चुका है। अभी सेकंड लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है, और या ये भी कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह की, किन तरीक़ों से की जाती है। दोनों बात सेम है, ठीक है। बात वही है ना कि अब इन्वेस्टिगेशन एक बायर करा रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन एक बायर के लिए जब की जा रही है तो वो क्या है, अपने आप में एक टाइप है, ठीक है। और वो अपने आप में ही क्या है, एक बायर इन्वेस्टिगेशन करा रहा है तो अपने आप में ही एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया कि उसे क्या करना है, एक बिज़नेस परचेज करना है। तो वो क्या करने वाला है कि कंपनी की भाई अर्निंग कैपेसिटी देखने वाला है, ठीक है, गुडविल देखने वाला है, ठीक है, एसेट्स वैल्यूएशंस, लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन कैसे की गई है वो देखने वाला है। तो वो क्या है, टाइप भी होगा, और आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होगा। तो क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन और व्हाट आर पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर आपको टाइप्स लिखने हैं। ध्यान रखना, फीचर्स मत लिखने लग जाना कि फीचर्स तो ये था भाई, ये थे ना इन्वेस्टिगेशन कि सस्पिशियस होना चाहिए, इन डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब बात आती है पर्पसेस की और बात आती है टाइप्स की, तो दैट आर वन एंड द सेम थिंग, ओके। सो कंसिडर इट सेम। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स। अब देखो, नंबर ऑफ रीजंस की वजह से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो हम पहला पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस जो है वो एक प्रोस्पेक्टिव बायर, मतलब कि जो क्या है, एक बिज़नेस को खरीदना चाहता है, ठीक है। तो वो इंटरेस्टेड होगा जानने के लिए कि वाकई उस बिज़नेस को खरीदना मेरे लिए लाभदायक है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, ठीक है। तो वो जानना चाहेगा कि कंपनी वाकई उसकी अर्निंग कैपेसिटी है या नहीं, या अर्निंग कैपेसिटी है तो क्या परसेंटेज है अर्निंग कैपेसिटी का, ठीक है। अच्छा, और अर्निंग कैपेसिटी, और फिर बिज़नेस को मैं अगर ख़रीदूँ तो उनका वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या रहेगा, और उनको उसके बदले में मैं बिज़नेस खरीद रहा हूँ तो परचेज कंसिडरेशन क्या दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है एक प्रोस्पेक्टिव बायर द्वारा, ठीक है। जब एक बिज़नेस को वो खरीद रहा है तो इन्वेस्टिगेटर ध्यान में रखेगा कुछ बातें। जब वो एक बायर के लिए इन्वेस्टिगेशन, एक तहकीकात कर रहा है, वो कहता है अर्निंग कैपेसिटी। ऑब्वियस सी बात है ना, सबसे बड़ा फैक्टर है जो जिस बेसिस के ऊपर वो निर्णय लेगा एक प्रोस्पेक्टिव बायर कि एक बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। अब ध्यान से सोचो, शार्क टैंक की बात ही करते हैं हम लोग। वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलो एक तरह से तो अगर मान लो हम कहें कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इक्विटी, भाई वो बोलते हैं कि हम 20% इक्विटी लेंगे और आपको तुझे या 50 लाख या आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस में ओनरशिप ले रहे हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि जैसे उसमें एक पर्सन आया था, बोट के ही CEO जो थे, उनके सामने एक हैमर कंपनी के जो वही साउंड डिवाइसेस बनाते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि तेरी कंपनी मुझे बेच दे। इसका मतलब उनको पता है कि भाई इसमें पोटेंशियल तो है, इसमें इसकी अर्निंग कैपेसिटी, उन्होंने लास्ट की सेल्स देखी कि भाई सेल्स भी बहुत अच्छी है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो बेटर है कि मैं खरीदने का ऑफर दे देता हूँ, ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो क्या देखेगा, तो वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि भाई अर्निंग कैपेसिटी क्या है एक बिजनेस की, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो देखेगा इन्वेस्टिगेटर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहे। फिर वो पूछते हैं ना कि पिछले साल प्रॉफिट्स कितने रहे, कितने साल से चला रहे हो, कितना प्रॉफिट था, कितना रिवेन्यू हुआ, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स कितने रहे जब वो इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करता है, इसके लिए क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट टेबुलर फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, और सभी आइटम्स की जो है रेशो ऑफ आइटम टू सेल, मतलब रिवेन्यू के कंटेक्स्ट में क्या रेशो रही दूसरे वेरिएबल्स की, ठीक है, वो कैलकुलेट की जाती है। ऑब्वियस सी बात है ना, आप रिवेन्यू के कंटेक्स्ट में ही मेजर करोगे ना, ठीक है। तो एनालाइज किया जाता है ट्रेंड कि क्या है वहाँ पर, कि वाकई रिवेन्यू का क्या, कितना पोर्शन जो है वो वाकई प्रॉफिट है,
ठीक है। तो रेवेन्यू के कंटेक्स्ट में हर चीज़ क्या है आपकी, सेल्स के कंटेक्स्ट में हर चीज़ क्या है आपकी मेजर की जाती है और उस पर फिर डिसीजन लिया जाता है कि हाँ अर्निंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंसीडरिंग अनदर वेरिएबल बिल्कुल सही है तो क्या है वो परचेज डिसीजन ले लिया जाएगा। कई बार क्या होता है वो ये भी फाइंड आउट करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विंडो ड्रेसिंग कर रखी है अकाउंट्स की। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या कि सेल्स को इन्फ्लेट कर रखा है, ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है आप कंपनी बेचना चाहती है कोई कंपनी और वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ 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 हमारे सेल्स तो बहुत अच्छे हैं और इन्वेस्टिगेटर जो आएगा वो तो क्या यही चेक करेगा ना कि अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो बेटर है कि सेल्स की फिगर्स बढ़ा के रख दो, ठीक है, और परचेजेस जो हैं उसके फिगर्स क्या हैं घटा कर रख दो, ठीक है, और खर्चे दिखाओ ही नहीं इतने, और रिवेन्यू एक्सपेंसेस को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लो, ठीक है, या आप क्या करो वैल्यूएशन जो है स्टॉक की वो ओवर वैल्यू करके दिखा दो और उन्हें क्या है बाय नॉट प्रोवाइडिंग फॉर, और क्या है कि डाउटफुल डेट्स के रिगार्डिंग आप क्या है कोई प्रोविजन वगैरह बनाओ ही नहीं, ठीक है, या कुछ लॉसेस हैं उनको भी शो मत करो, तो कोई भी डेट्स वगैरह मत दिखाओ। तो ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि अर्निंग कैपेसिटी क्या है और उसके लिए देखना पड़ेगा हर एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ सेल, ठीक है, फिर उससे पता चलेगा कि वाकई उसकी अर्निंग कैपेसिटी है या नहीं बिजनेस की, जिसके बेसिस के ऊपर वो बायर निर्णय लेगा उस कंपनी को खरीदने का, उस बिजनेस को परचेज करने का। रीज़न फॉर सेल, अब ये ढूंढते हैं बायर कि अगर सेलर अपने बिजनेस को बेचना चाह रहा है तो वो क्यों बेचना चाह रहा है। कई बार पर्सनल रीज़न होते हैं कि भाई वो बुज़ुर्ग हो गए, क्या हो गया भाई, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो बिज़नेस को नहीं चला पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि वो रेगुलर लॉसेज इनकर कर रहा है बिजनेस, ठीक है, तब उसे देखना पड़ेगा कि भाई एक मैं लॉस इनकर करने वाले कंपनी को मैं क्यों लूँ भाई, ये भी तो है ना। तो लॉस इनकर कंपनी को क्यों लिया जाएगा, तो ये उसे फिर ग्रेट इन्वेस्टिगेशन एक बहुत डिटेल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। अब क्या कहते हैं गुडविल, ऑडिटर जो है वो ये निकालता है कि क्या है गुडविल की अमाउंट, ठीक है, फॉर गुडविल एंड वेदर द, हाँ, और ऑडिटर ये भी निकालेगा जब बेचेगा, जब सेलर है, सेलर का जो ऑडिटर है, ठीक है, वो ये निकालेगा कि भाई गुडविल है, एक कंपनी बेची जा रही है, बिजनेस बेचा जा रहा है, उसकी साख तो है, जानते तो है, रेपुटेशन तो है, तो गुडविल की तो डिमांड की जाती है ना भाई, बिजनेस परचेज कंसिडरेशन के अंदर गुडविल भी तो होगी ना, ठीक है, इतना पैसा तो गुडविल का भी देना पड़ेगा। आप नॉर्मल तो पेमेंट कर ही रहे हो लेकिन गुडविल का भी तो देना पड़ेगा कि आप मेरे नाम की वजह से आगे कमाने वाले हो। तो whether same is appropriate considering the past profits of the business, तो ये देखा जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि क्या ये वाकई गुडविल जो है वो सही है, जो वैल्यूएशन की गई है गुडविल की, पास्ट प्रॉफिट्स जो हैं बिजनेस के, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ के आए हैं आप पीछे, तो पास्ट प्रॉफिट्स जो बिजनेस के हैं उनके अकॉर्डिंग क्या गुडविल का वैल्यूएशन सही है, तो गुडविल भी वेरीफाई की जाएगी देखते हुए क्या कि ऑनर कैसा है, ठीक है, ऑनर की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए और प्रॉफिट्स बिजनेस के जितने भी हुए हैं पास्ट ईयर्स में उनको ध्यान में रखते हुए, और भी काफ़ी फैक्टर्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए गुडविल को वेरीफाई किया जाएगा कि भाई ऑब्वियसली बात है ना, ओनर है, ओनर ही एक डिफॉल्टी पर्सन है, ओनर का ही एक क्या कहते हैं ना एक जो कैरेक्टर है या एक वैल्यू लेवल है, ओपिनियन लेवल है, ठीक है, वैल्यूज मैच ही नहीं करती हैं, एक एथिकल पर्सन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब गुडविल पे भी, गुडविल कहीं ना कहीं जो गिरी होगी या तो कोई भी असर हुआ होगा तो वो उस वजह से भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से भी हो सकता है कि गुडविल शायद डिट्रॉयट हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट में क्या उसकी एक कहता है ना उस बंदे का नाम कितना था, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक वैल्यूएशन देखते हैं कि हाँ नाम है ब्रांड का, हो सकता है कि उस पर्सन वो पर्सन ही कम जो मार्केट वैल्यू जो मार्केट में ही उस पर्सन का नाम खराब हो। तो गुडविल जो है वो देखी जाती है पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस के ऊपर, सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह करने के बाद अगर गुडविल पास्ट सेल्स के ऊपर है तो सेल्स जो है पास्ट ईयर्स की वो एग्जामिन की जाएंगी ध्यान से, ठीक है, तो और फिर वो भी देखी जाएगी बिजनेस की जो क्या सिचुएशन थी, ठीक है, तो सेल और then it should be seen whether the seller will continue the same business at the same location, मतलब कि बिजनेस किस सिचुएशन के ऊपर था, तो ये भी देखा जाए कि वाकई सेलर कंटिन्यू कर पाएगा सेम बिजनेस उस सेम लोकेशन के ऊपर, ठीक है, तो ये भी देखा जाएगा कि बिजनेस की क्या परिस्थिति है वो भी ध्यान रखा जाएगा, उस लोकेशन का भी ध्यान रखा जाएगा।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब इन्वेस्टिगेटर वो फिजिकली वेरीफाई करेगा एसेट्स को जो भी टेक ओवर कर रहे हैं बायर, ठीक है। वो देखेगा कि वाकई एक्चुअल वैल्यू उनकी कितनी है, ठीक है। मशीनें टूटी फूटी हों, बिल्डिंग वगैरह सही ना हो, सही हालत में ना हो, तो आप वैल्यूएशन तो प्रॉपर करेंगे ना जब आप खरीद रहे हैं, नहीं तो बहुत ही लॉस में ही जाओगे। तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर तो वो जितना कि भाई कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, कितने टाइम से वो बिल्डिंग या मशीनरी या जो भी एसेट खरीदी गई थी वो क्या चार्ज की गई है उस एसेट्स के ऊपर, तो आज उनकी वैल्यूएशन कितनी है, कितनी वो पुख्ता हैं आज के टाइम पर, कितनी कैसी हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स जो है शुड बी वैल्यूड कीपिंग इन माइंड देयर प्रेजेंट यूटिलिटी। जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है उनकी भी वैल्यूएशन क्या है, प्रेजेंट यूटिलिटी को ध्यान में रखकर क्या है वैल्यू की जाएगी। और ये भी एडवाइस ये भी किया जा सकता है कि डेटर और क्रेडिटर जो हैं शुड नॉट बी टेक ओवर अलॉन्ग विद द बिजनेस। और ये भी ध्यान रखना बेटर तरीका है, वही वैल्यूएशन कर रहे हो बट ये भी देखो कि जब आप बिजनेस ले रहे हो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ले रहे हो, तो एटलीस्ट डेटर और क्रेडिटर्स जो हैं वो बिजनेस के साथ ना लिए जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जैक्ट अमाउंट देखना कि लेनदार और देनदार कितने हैं, इतने देनदार पड़े हों उनसे पता नहीं आएगा नहीं आएगा और सारे बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो गए, क्या करेंगे भाई, और लेनदार इतने पड़े हैं तो तुम लोन ही चुकाते रह जाओगे। तो इतना एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन सोच समझ के करना चाहिए कि पूंजी कितनी है, सही एसेट्स हैं या नहीं है, और जो लेनदारी जिनकी बनती है बिजनेस की, जिनको दे करना देना है, ठीक है, क्रेडिटर्स, उनका अमाउंट क्या है। तो कोशिश की जाती है यही कि एडवाइस किया जाता है यही कि बिज़नेस जब टेक ओवर किया जाए तो डेटर्स और क्रेडिटर्स जो हैं वो ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है, एक स्मूथ चलता हुआ बिजनेस लिया जाए। अच्छा, और अगर ले लिया है तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉपर उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाए, क्रेडिटर्स और डेटर्स के साथ वो टाइमली पे कर दें या हम उनका टाइमली चुका दें, ठीक है। तो इतना भी पता चले कि लोन ही लोन ले रखे हैं तो समस्या हो जाएगी। ऑडिटर की रिपोर्ट, अब वेंडर has got his account of books of accounts audited, then the investigator should examine the auditor report in detail as it may be helpful in his investigation। अब वो क्या कहता है कि जो भी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी ऑडिट की गई हैं वो इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन करेगा सारी रिपोर्ट्स ऑडिटर की, क्या कि जो भी अगर उसको डिटेल हेल्पफुल चाहिए उसको इन्वेस्टिगेटर को, वो सारी रिपोर्ट्स क्या है चेक करेगा, ठीक है, अगर उसको मिली हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सॉरी रिपोर्ट्स। स्पेशल नॉलेज, तो इट शुड बी एग्जामिन। अब कहते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वो बिज़नेस लिया जा रहा है तो क्या वो ऐसा बिज़नेस है कि वो कुछ पर्टिकुलर अलग तरह का बिज़नेस तो नहीं है कि बायर जो है वो उस बिज़नेस को चलाने की क्षमता रखता भी है या नहीं रखता, कोई स्पेशलाइज स्किल या नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या कहीं हमें ऐसे ट्रेन स्टाफ रिक्वायर्ड तो नहीं पड़ेंगे जिनके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़े, उसका भी कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, तो हम संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। स्पेसिफिक स्पेशलाइज नॉलेज इतने पोटेंशियल है कि उसे कंडक्ट कर पाएँ, संभाल पाएँ, अगर हाँ तो वो एग्जामिन करना पड़ेगा कि बायर पोजेस करता है वैसी नॉलेज या नहीं करता। भाई टेक कंपनी ले रहे हो और टेक कंपनी के अंदर आपके बायर को नॉलेज ही नहीं है उस टेक अब इसकी, जैसे मान लो इंस्टाग्राम को टेक ओवर कर किया फेसबुक ने, व्हाट्सएप को टेक ओवर किया फेसबुक ने, कि फेसबुक को पता है ना मुझे मैनेज कैसे करनी है ये फर्म्स, ठीक है ना। तो कैसी टाइप की फर्म टेक ओवर कर रहे हैं, कैसे टाइप की फर्म परचेज कर रहे हैं, तो वो आप में भी क्षमता होनी चाहिए उस फर्म को आगे चलाने की, ठीक है। पोजीशन इन मार्केट, अब जैसे कई बार शार्क टैंक में हमने बात करें कि जहाँ पर उनको लगता है भाई मैं तो फार्मा से कंसर्न हूँ और मुझे ये तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मैं इससे आउट हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट आपके बिज़नेस में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उनको पता है ना कि मेरा जो है स्पेशलाइजेशन है वो मेरा इस चीज़ में है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है पोजीशन इन द मार्केट, अब मार्केट में बिज़नेस की क्या पोजीशन है जो ख़रीदा जा रहा है, क्या कस्टमर कंटिन्यू करेगा आना, तो कस्टमर का क्या उनके लिए एक अफेक्शन है, उनकी लॉयल्टी है उस ब्रांड के लिए, ठीक है। अगर ओनरशिप चेंज हो भी जाती है तो वाकई वो साख है क्या कि इतनी गुडविल से वो पर्सन्स आएंगे गुडविल की वजह से कि हाँ भाई हमने ख़रीदना तो वहीं से ही ख़रीदना है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है कि मार्केट पोजीशन भी वाकई है या नहीं है। ये पता चला कि मार्केट में बिल्कुल ख़त्म है वो कंपनी और आप ख़रीदने वाले हो उसको, आगे बिकना भी कुछ नहीं है आपका। देन अदर जनरल इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम
these points above what we had seen so far, तो सारे पॉइंट्स इन्वेस्टिगेटर को कुछ और भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी लेनी पड़ेगी कि बिजनेस इज़ नॉट टोटली, कि जो सक्सेस है सिर्फ डिपेंड उसके ऊपर नहीं करती कि उसका प्रेजेंट ओनर कौन है या ओनरशिप किस क्या, इवन आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप प्रॉफिट्स रिमेन द सेम लेवल। तो ये भी क्या है, ये भी देखेगा कि टोटली डिपेंडेंट इसके ऊपर नहीं है कि प्रेजेंट ओनर क्या है और इवन क्या वाकई ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद प्रॉफिट सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये भी उसको इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये भी उसको एक कहते हैं ना एनालिसिस क्या है, एक सेट बनाना पड़ेगा उसको, ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि अब ओनरशिप जिसकी है और अब ओनरशिप चेंज होगी तो क्या वाकई वो चल पाएगा उतना ही अच्छे से या उससे भी बेहतर। कई बार चल जाती हैं कंपनीज ओनरशिप चेंज होने से बहुत अच्छी, कई बार बिगड़ भी जाती, जैसे कोडैक की थी, कंपनी के केस में था, इन्वेंशन नहीं की, ठीक है, बाद में क्या हुआ, उसको ख़त्म होना पड़ा था। तो वही है, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। Whether the seller is agreed to not running a competing business for some time to come, कहता है क्या सेलर एग्रीड है टू नॉट रनिंग अ competing business for, और क्या सेलर ये मानेगा कि मैं इतने समय तक कंपटीशन में, आपके कंपटीशन में सेम बिजनेस नहीं चलाऊंगा, खुद का बेच रहा है लेकिन कल को वो खुद ही आपके कंपटीशन में कुछ नया लेकर आ जाए, तो क्या इन टर्म्स पर वो एग्रीड है। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे, पता चला फिर आपका ही मार्केट ख़त्म कर रहा है वो, आप बने ही नहीं अभी तक, वो आपको पहले ही बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये ख़त्म हो जाओ। वेदर द क्लोजिंग स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड प्रॉपर्ली और नॉट, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर वैल्यूएट किया या नहीं किया, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, वेदर एडिक्वेट प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर बैड डेब्ट्स के लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाकर रखा है या नहीं रखा, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन भी इन्वेस्टिगेटर जो है वो लेगा। वेदर और नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस विल वर्क विद द बायर, अब जो बायर ले रहा है, परचेज कर रहा है उस बिजनेस को, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ उस बायर के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ के साथ कि उनको अपॉइंट किया गया है, वो भी स्टडी करने पड़ेंगे कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया गया, उनमें क्या क्वालिफिकेशन है और कितने लंबे टाइम तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, कौन रेगुलर पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, उनकी स्टेक होल्डिंग अगर कंपनी में है तो, सॉरी, शेयर होल्डिंग उनकी कंपनी में है तो कितना स्टेक उनका है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे जब रिपोर्ट बनाई जाएगी और आगे एक कंक्लूजन दिया जाएगा प्रोस्पेक्टिव बायर को देखने के, डिसाइड करने के लिए कि आपको बिजनेस खरीदना या नहीं खरीदना। तो इन्वेस्टिगेटर ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। ठीक है, अच्छा, और वो क्या है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन करेगा कंपनी की कैपिटल, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी, शेयर होल्डर्स के राइट्स भी, डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स भी, ये सभी क्या है वो एग्जामिन करेगा। ये बहुत जानना ज़रूरी है इन्वेस्टिगेटर के लिए, ताकि वो बायर ये निर्णय ले सके कि उसके एक कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, उनके अधिकार शेयर होल्डर्स के पता चले कि भाई वो बहुत इंटरवीन करेंगे, ठीक है, कंपनी के डिसीजन के अंदर। तो बेटर है डिसीजन ले लो कि दैट वो क्या है, प्रॉफिटेबल होने वाली है या आप फंसने वाले हो। नेक्स्ट का टाइप है इन्वेस्टिगेशन का, जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर। अब एक कंपनी के अंदर एक पर्सन एज अ पार्टनर आना चाहता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है तो वो एक और पार्टनर ऐड होना चाहता है, बनना चाहता है। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपने लेवल पर करवाएगा कि एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की क्या है। और जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एक पार्टनरशिप फर्म की, एक इनकमिंग पार्टनर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है, इन्वेस्टिगेट करने वाला पर्सन, वो देखेगा कि किन परिस्थितियों के अंदर पार्टनरशिप है जो है वो क्या की जा रही है, पार्टनरशिप ऑफर की जा रही है एक पर्सन को, उस इनकमिंग पार्टनर को कब किस सिचुएशन में बुलाया जा रहा है। किसी पर्सन की डेथ हो गई है पार्टनर की, या एक पर्सन रिटायर हो गया है, या उनको एडिशनल पार्टनर चाहिए फ्यूचर के पर्पज, फ्यूचर नीड्स के लिए, भाई और बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मुझे पार्टनर नया चाहिए, इसलिए मुझे एडिशनल पार्टनर चाहिए। ठीक है, कोई गया नहीं है, बस एडिशनल चाहिए क्योंकि हम एक्सपैंड करने वाले हैं। तो ये परिस्थितियाँ क्या हैं
जिसकी वजह से पार्टनर एंटर हो रहा है। अगर नया पार्टनर जो है वो किसी के जाने से, डेथ या रिटायरमेंट के केस में आ रहा है, तो इन्वेस्टिगेटर को एग्जामिन करना पड़ेगा कि बिजनेस जो है, कि कई बिजनेस जो है वो लॉस तो नहीं सफ़र करेगा ड्यू टू क्योंकि ओल्ड पार्टनर चला गया, और किस एक्सटेंट तक नया पार्टनर जो है वो उस लॉस को बियर अप कर पाएगा। ठीक है, मेक गुड सच लॉसेस। तो ये भी क्या है आपका, तो देखना पड़ेगा कि बिजनेस को लॉस कितना हुआ उस पार्टनर के छूटने से, और वो नया पार्टनर किस हद तक वो भी लॉस को बियर कर पाएगा, वो देखना पड़ेगा उसको। इन्वेस्टिगेटर शुड स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी इन्वेस्टिगेटर स्टडी करेगा डिटेल में, कि क्या जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो भी उनकी वैल्यूएशन प्रॉपरली किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा अब क्या कहते हैं कि क्रेडिटर्स वगैरह इतने ज़्यादा हों पार्टनरशिप फर्म के, और आप तो आगे एक पार्टनर को लेके आ रहे हो, पता चले वो तो आ रहा था कि भाई हाँ मुझे प्रॉफिट्स मिलेंगे, यहाँ तो क्या हो रहा है, पहले तो पे ऑफ किया जा रहा है क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में उसे क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस एक स्टडी करनी पड़ेगी अकाउंट्स की, पास्ट ईयर्स के अकाउंट्स देखने पड़ेंगे इंश्योर होने के लिए कि एसेट्स जो हैं वो कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, लायबिलिटीज़ क्या हैं अंडर वैल्यूड तो नहीं है। तो अगर उसे लगता है इन्वेस्टिगेटर को कि फर्म जो है वो किसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के अंदर है, तो वो क्लाइंट के सामने ये चीज़ लेकर आएगा, भी ऐसा है कि वो पार्टनर आपको बना रहे हैं इसलिए क्योंकि वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, तो उनको आपके पैसे की ज़रूरत है, और अगर आपने पैसा दे दिया और फिर भी कंपनी नहीं चली तो आपका पैसा तो डूब जाएगा ना, तो ये भी वो बताएगा। इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो फाइंड आउट वेदर यूज द एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर शैल बी पुट, कहता है कि अब वो ये भी बताएगा कि क्या यूज़ होगा, वो ये भी देखेगा या पूछेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा बाय वे ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग विद अनदर पार्टनर या मीटिंग करके, कि एडिशनल कैपिटल जो नया पार्टनर लेकर आएगा वो कहाँ डाली जाएगी, उसका क्या यूज़ किया जाएगा। अगर कैपिटल जो है वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में यूज़ की जा रही है या एक्सपेंशन के लिए यूज़ की जा रही है, तो वो तो बिजनेस की एक क्षमता ही बढ़ाएंगे, अच्छी बात है, अर्निंग कैपेसिटी ही बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स को लोन को पे ऑफ करने के लिए यूज़ की जा रही है, तो इसका मतलब फिर तो चांसेस ही नहीं है ना बिजनेस बढ़ेगा और फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेंगे, बल्कि आप तो क्या है पे ऑफ कर रहे हो, आपका जो पैसा नया पर्सन आया उसका पैसा तो गया लायबिलिटी पे ऑफ करने में, जैसे मैंने भी बताया कि भाई वो आ रहा है, वो तो फिर क्या है लॉस ही लॉस इनकर हो रहा है, बस पेमेंट हो गई सारी सबकी और कंपनी कुछ ना चल रही। तो एक्सपेंशन के लिए है तो अच्छी बात है, नया पैसा जो डाला जा रहा है, तो ये भी इन्वेस्टिगेटर उसको इन्वेस्टिगेट करके देगा कि भाई सेफ जोन में हो आप। इन्वेस्टिगेटर शुड एनालाइज द सेल्स एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। अब वो वही बात है कि उससे क्या है पास्ट ईयर्स के सारे रिवेन्यू, सारे खर्चे, प्रॉफिट्स, ग्रॉस नेट सारे क्या हैं उसे एनालाइज करने पड़ेंगे कि बिज़नेस का ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले कई सालों से, और क्या प्रॉस्पेक्ट है कि बिज़नेस आने वाले टाइम में क्या है प्रोग्रेस करेगा। तो वो एक प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस बना कर देगा, ठीक है, कि अप है या डाउन है, तो ये भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर वो क्या कहता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा नए पार्टनर का, वो आ तो रहा है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, अच्छा उनकी कैपिटल्स का क्या प्रपोर्शन होगा, और इस कैपिटल जो लेकर आया है पार्टनर, नए पार्टनर द्वारा जो कैपिटल लेकर आई गई है वो क्या है, वो कंपेयर की जाएगी डिसाइड करने के लिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा आपके पार्टनर्स का, ठीक है, तो ये चेक किया जाएगा। एग्जिस्टिंग कंपनी पार्टनर्स की कैपिटल कंपेयर की जाएगी डिसाइड करने के लिए, और नए पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आ रहा है कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी उनके बीच में। अगर जो है कोई भी पैसा जो लिया जा रहा है, अमाउंट पे की जा रही है नए पार्टनर द्वारा गुडविल के लिए, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर फाइंड आउट करेगा कि वेदर टेकिंग इनटू द कंडीशन ऑफ द बिजनेस सेम इज, क्या वो गुडविल का पैसा जो लिया जा रहा है नए पार्टनर से वो सही है भी या नहीं है, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा, क्यों एक्स्ट्रा उसका पैसा खर्च करवाया जाए। इन्वेस्टिगेटर ये भी स्टडी करेगा कि जो भी पार्टनरशिप डीड है वो जो आगे होने वाली है, मतलब जो एग्रीमेंट होगा नया पार्टनर आएगा वो डीड में क्या लिखा गया है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो ऑब्जेक्शनेबल हो,
जिसके ऊपर सहमति ना बने नए पार्टनर की, और उसका हित जो है, उसका हित क्या है, अहित में बदल जाए, डेट्रीमेंटल टू हिज इंटरेस्ट, ठीक है, वो गलत हो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल अबव पॉइंट्स, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो भी उपरोक्त लिखे गए हैं, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा क्लाइंट को, वेदर और नॉट कि वो सही है उसके लिए एक नए पार्टनर के लिए जाना, पार्टनर बनना उस फर्म का, या नहीं सही है। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्पेक्टिव लेंडर। अब एक फर्म या कोई भी लोन देना चाहता है, ठीक है, और लोन देना चाहता है मतलब कि एक कंपनी क्या है या बिजनेस जो है वो बोरो करना चाहती है, ठीक है, तो वो क्या ध्यान रखता है लेंडर कि वेदर और नॉट द एडवांस टू द बोरोवर, कि उसको जो दूं एडवांसेस एक बोरोवर को, क्या वो रिकवर हो भी पाएगा उसकी मनी या नहीं रिकवर हो पाएगी, तो रिकवरी रेट क्या रहेगा। इस सिचुएशन के अंदर कुछ सवाल उसके माइंड में आते हैं कि लोन क्यों लिया जा रहा है, ज़रूरत क्या है लोन लेने की, है ना। और जो पर्सन ले रहा है लोन या ऑर्गेनाइजेशन जो लोन ले रही है, तो कोलेट्रल लेने के लिए, उससे लोन लेने के लिए उसके पास कुछ रखने के लिए है क्या, कोलेट्रल सिक्योरिटी। लोन दूं तो मैं किस ब्याज पे दूं, और लोन क्या रीपे होगा या नहीं होगा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है लोन लेने वाले की जो लोन ले रहा है बोरोवर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में माइंड में आएंगी, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ज़रूरी है कि जो प्रोस्पेक्टिव देनदार है पैसे का, लोन देने वाला है जो फर्म को या बिजनेस को, तो वो एग्जामिनेशन करेगा इन्वेस्टिगेटर उसके बिहाफ पर। वो क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा इन्वेस्टिगेटर कि क्या रीज़न है लोन लेने का। अगर लोन जो है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया तो सेफ़ है कि हाँ भाई रिटर्न तो जनरेट करेगा ही, लेकिन अगर लोन जो है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ना लेकर अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया है कि भाई सट्टा बाजारी के लिए लिया गया, वहाँ पैसा यूज़ किया जाएगा उसका, ठीक है, तो फिर वो क्या है, ध्यान से ही देखेगा कि भाई लोन एडवांस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो अपने क्लाइंट को, जो भी लेंडर होगा उसको बताएगा कि भैया ये तो प्रोडक्टिव पर्पस लग ही नहीं रहा है लोन जो लिया जा रहा है इसका, तो ये तो पर्सन ही ऐसे हैं जिन जो बिज़नेस है ये हैं ही ऐसे जो चला रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट बिजनेस का ये एग्जामिन किया जाएगा डिटेल में। एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपकी चेक की जाएगी, जो भी बोरोइंग कंसर्न की, कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है खातों में क्या है, ठीक है। अगर अर्निंग कैपेसिटी एस्टिमेट की जाएगी उसकी सबसे पहले, और उसकी करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ एग्जामिन की जाएंगी देखने के लिए कि वाकई उनकी रीपेइंग कैपेसिटी है, कि कल को अगर नहीं चलता है बिजनेस तो क्या इतनी सफिशेंट एसेट्स हैं कि रीपे कर पाएंगे, और अगर मैं इनको पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, इतनी फाइनेंशियल पोजीशन है कि इनकी लायबिलिटीज़ ऐसी तो नहीं कि भाई इनके लोन ही लोन देने रहते हैं, तो तभी तो उनकी रीपेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फाइनल अकाउंट्स उनके एग्जामिन डिटेल में किए जाएंगे कि कितना लेंडिंग पहले ले रखी है, कितना पे ऑफ कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या है, इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि बिजनेस का नेचर क्या है, उन मैनेजर्स की कैपेबिलिटीज, काबिलियत क्या है, एसेट्स की एडिक्वेसी क्या है, एसेट्स कैसी हैं, और किस तरह से बिजनेस फंक्शन करता है। तो ये डाटा सारा कलेक्ट करना पड़ेगा कि वाकई जो है कि बोरोवर जो है वो अपने लेंडर्स को जो पहले से लोन लिया है वो रीपे करता भी है या नहीं रीपे करता इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो वही है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा उसको कि भाई कैसे काम कर रहा है, उसके ऑपरेशंस कैसे हैं, भाई काम ही नहीं ढंग से हो रहा, उसकी सेल ही नहीं है, फंक्शनिंग ही ढंग से नहीं है, तो पता नहीं चल जाता कि भाई इसके अंदर पैसा लोन देना ही बेकार है, आना ही नहीं, जब उसको बिजनेस ही नहीं चलाना आता, ना वो पहले फर्दर लोन्स को अपने कभी रीपे कर पाया। इन्वेस्टिगेटर जो है वो ये भी देखेगा कि क्या उसने किसी और पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन में भी लोन के लिए अप्लाई तो नहीं कर रखा, भाई मैं लोन ही लेता रहूँ, ठीक है। अगर मान लो उसे लोन जो है वो नहीं दिया गया, तो इन्वेस्टिगेटर ये भी देखेगा कि लेंडर है कि क्यों किसी लेंडर ने उसका लोन जो था वो रिफ्यूज़ कर दिया, कि मैं एक पार्टी ने कि मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता, तो कोई ना कोई उसने इन्वेस्टिगेशन भी की होगी पहले वाले लेंडर ने। अगर उन्हें पता चलता है कि इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है कि हाँ इसने वहाँ से भी लोन लेने की कोशिश की बट मिला नहीं, रिजेक्शन हो गई एप्लीकेशन की, तो ये भी देखेगा भाई कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, इसको लोन नहीं मिल रहा, तो फिर हम भी क्यों देंगे। तो इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो फाइंड आउट वेदर कि भाई जो सिक्योरिटी
रखी जा रही है लोन के अगेंस्ट, ठीक है, इस फर्निश्ड, अगर सिक्योरिटी जो है वो दिखा है सामने प्रस्तुत है, तो इन्वेस्टिगेटर एनालाइज करेगा कि वो आपकी जो है सिक्योरिटी उसका नेचर क्या है, एडिक्वेट है या नहीं है, चेक करेगा कि वेदर द चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी विल बी फिक्स्ड एंड वेदर दे आर ऑलरेडी इन जनरल चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द सिक्योरिटी, मतलब वो प्रॉपर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी सारी क्या है जो प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो क्या है, जनरल चार्ज के है उसके या फिक्स चार्ज है उसके रिगार्डिंग, तो ये भी क्या करना पड़ेगा, उसे मेजर करना पड़ेगा। अच्छा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है लोन के अगेंस्ट, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जामिन की जाएंगी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, इनकम उन इन्वेस्टमेंट से कैसे आ रही है, बिल्स पेबल जो देनदारी है जो भी मटेरियल वगैरह खरीद रखा है, और जो डेटर से BR मिले हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी एग्जामिन करेंगे क्लियरली, टाइमली पे कर चुकी ही है ना, कोई इतने तो आउटस्टैंडिंग नहीं रहते ना कि लाइबिलिटीज़ रहती हैं, BPs पेबल हैं काफ़ी, BR टाइमली क्या है डिस्काउंट करा लिए, रिसीव हो गया पैसा डेटर से या नहीं हुआ, ठीक है, तो वो वही उसका आना जाना इनकम का खर्च जो है वो भी प्रॉपर सही टाइम से चल रहा है नहीं चल रहा, जो इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ पे वहाँ से रिटर्न आ भी रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है, तभी आप लैंड कर पाओगे ना, जब आप कोई सोर्स इनकम ही कहीं से जनरेट नहीं हो पा रही, स्मूथली चल ही नहीं रही है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, फिर कैसे आप पैसा दे दोगे, ठीक है। अच्छा,